हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पीयूष कुमार जैन। आज हम देखेंगे अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है और अर्थराइटिस को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम कि अर्थराइटिस एक्चुअल में क्या चीज़ है। आज हम स्पेशली जो क्लास लेते हैं वो लेंगे इसकी पॉलीअर्थराइटिस, मीन्स रिलेटेड टू द बोन, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो अर्थराइटिस है, रूमेटिक अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। तो पहले हम नॉर्मल जॉइंट के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को देख लेते हैं। नॉर्मल जॉइंट की यदि हम बात करें, नॉर्मल एनाटॉमी की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि सपोज़ यहाँ पर आपके जैसे कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, नॉर्मल एनाटॉमी है, राइट। इस नॉर्मल एनाटॉमी को हम देखेंगे, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आप सभी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ये बोन्स है, दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट है, जॉइंट्स के बीच में क्या है, यहाँ पर बीच के अंदर आप आर्टिकुलर कार्टिलेज है, राइट। और आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाद यहाँ बीचों बीच में सेंट्रल में ये जो पाउच बना हुआ है, यह साइनोवियल पाउच है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन से बना हुआ है और बीच में साइनोवियल फ्लूइड है। अब यहाँ पर क्या होता है, तो मैं एक स्ट्रेट लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा, स्ट्रेट सिंपल सेंटेंस में कहना चाहूँगा कि यदि ऑटो इम्यून का अटैक, ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी का अटैक, यदि ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी का अटैक यदि जॉइंट पर हो, साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो और जॉइंट पर हो, राइट, और यहाँ की जो बोन्स हैं ये इरोज्ड हो जाए, डैमेज्ड हो जाए और बीच में जो फ्रिक्शन बढ़ जाए, पेन बढ़ जाए, स्वेलिंग बढ़ जाए, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन कहलाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस, राइट। और यदि कार्टिलेज डैमेज होते हैं तो वहाँ पर वर्ड आ जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। डैमेज ऑफ द कार्टिलेज यदि हो जाएगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये डायग्राम के अंदर देख रहे हो, ये थिन्ड जो कार्टिलेज है, राइट, ये कार्टिलेज क्या हो गए, इन्फ्लेम्ड हो गए हैं और इस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और यहाँ पर बोन एंड्स जो है वो आपस में रब हो जाते हैं और फ्रिक्शन यहाँ पे करते हैं, जबकि दोनों के बीच में कार्टिलेज की लेयर होनी चाहिए, साइनोवियल फ्लूइड भी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक पर्टिकुलर कंडीशन है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, बोन एज इट इज़ रहता है, लेकिन साइनोवियल जॉइंट के मेम्ब्रेन के, साइनोवियल मेम्ब्रेन के डैमेज होने से बोन के अंदर इरोजन आ जाता है, जिसको अपन इरोड बोन भी कहते हैं, इरोडेड बोन। और यहाँ पर सिम्टम्स क्या मिलेंगे, दोनों कंडीशंस में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, दोनों में रेडनेस देखने को मिलेगी, जॉइंट्स पे पेन होगा, स्टीफनेस आएगी, ये दोनों कंडीशंस में होगी, राइट। बस डिफरेंस आपको ये ध्यान रखना है, ऑस्टियोइड अर्थराइटिस के अंदर क्या होगा, कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से दो बोन आपस में रब्ड होंगी और फ्रिक्शन होगा, जिस कारण से पेन होगा और इन्फ्लामेशन होगा और वहाँ पर स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस आती है। जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्पेशली कॉज्ड बाय द ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी से होता है, जो कि हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन के पेनस बनने से, पोरस फॉर्मेशन होने से वो बोन को भी यहाँ पर क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, बोन एंड्स को डैमेज कर देता है। ये पर्टिकुलर कंडीशन है। अब अर्थराइटिस जो है यहाँ पर स्पेशली हम बोन और स्केलेटल सिस्टम को देखते हुए पढ़ेंगे। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हमारी बॉडी के अंदर, राइट, यदि हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह के बैक्टीरिया यदि आ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया यदि आ जाए, राइट, सपोज करो कि हमारी बॉडी की, ये हमारी बॉडी है और बॉडी के अंदर ये क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया, और उस बैक्टीरिया को देखते हुए, हमारी उस बैक्टीरिया को देखते हुए उसको डैमेज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन क्या होता है कि यदि ये एंटीबॉडी एक्सेसिव हो, एबनॉर्मली हो, तो 97% केसेस में तो क्या होता है, 97% केसेस में तो ये होता है कि बैक्टीरिया आएगा, एंटीबॉडीज़ बनेंगे, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी और जो बॉडी है आपकी वो प्रोटेक्टेड रहेगी। लेकिन 2 to 3% केसेस ऐसे रहते हैं जिसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारी खुद की होस्ट सेल, हमारी खुद की जो होस्ट सेल है, इसी को एनिमी समझते हैं और इसी को दुश्मन समझ के इसी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इसी कारण से हम इस कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यून मेडिएटेड एबनॉर्मल एंटीबॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित नॉर्मल होस्ट सेल ही डैमेज हो रही है। अब ये जो ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी है
इस बॉडी को मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी जो है एबनॉर्मल एंटीबॉडी है। और ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, ये स्पेशली बोन्स के बीच में, स्किन के अंदर, सबक्यूटेनियस के अंदर और हार्ट की दीवारों के अंदर, इनर लेयर्स ऑफ द हार्ट, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। जब ये एंटीबॉडी हमारे बोन्स के बीच में जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, हमारे बोन्स के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन को अफेक्टेड करती है, डैमेज करती है, तो वहाँ पर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। और यदि हमारे बोन के बीच में कार्टिलेज को अफेक्टेड करते हैं, कार्टिलेज यदि डैमेज हो जाए, तो वहाँ पर ऑस्टियोइड अर्थराइटिस के नाम से कंडीशन बनती है। यदि यही एंटीबॉडी हमारे हार्ट के इंटरनल लेयर में, हार्ट के जो वाल्व हैं, एओर्टिक जो ये वाल्व हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हैं, इनका यदि डैमेज हो, एंडोकार्डियम जो है वो डैमेज हो जाए, तो ये र्यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस के नाम से जाना जाता है। यही एंटीबॉडी यदि सबक्यूटेनियस टिश्यू को डैमेज करे तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में नोड्यूल्स बन जाते हैं, राइट। और यही एंटीबॉडी यदि स्किन की डिजीज, स्किन को यदि डैमेज करे तो स्किन पर रैशेस बन जाएंगे, लीजन्स बन जाएंगे। और वो लीजन्स क्या होते हैं, लीजन्स कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से लीजन्स तो बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि सेंट्रल एरिया है वो हील होना शुरू हो जाता है। तो लीजन्स जो बनते हैं वो सर्कल के फॉर्म में बनेंगे, रिंग्स फॉर्म में बनेंगे और रेड कलर के बनेंगे। एरिथमा मार्जिनेटम के नाम से ये जाने जाते हैं। ये स्किन पर अफेक्ट करते हैं। इसी तरह से यदि ये एंटीबॉडी हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्टेड करें, राइट, तो हमारे नर्वस सिस्टम को यदि ये एंटीबॉडी अफेक्ट करती हैं तो क्या कंडीशन है, मैं आपको थोड़ा डायग्राम देख के बताना चाहूँगा, राइट, डायग्राम के साथ समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर अपन एक ले लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून एंटीबॉडी जो बना है, क्या बना है, ऑटो इम्यून एंटीबॉडी बना है। सपोज ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडी है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी है। अब ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को किस तरह से अफेक्ट करता है और क्या सिम्टम्स निकलता है। तो ये नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम की ऐसी सेल्स जहाँ पे बेसल गैंग्लिया नाम से स्ट्रक्चर है, राइट। बेसल गैंग्लिया का एंटीजन जो है वो ठीक उसी तरह एंटीजन से मैच होता है जिस एंटीजन के लिए ये एंटीबॉडी बना हुआ है। तो ये एंटीबॉडी जो है वो बेसल गैंग्लिया के एंटीजन को क्या समझेगा, एनिमी समझेगा, राइट, दुश्मन समझेगा, उसी को डाइजेस्ट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और बेसल गैंग्लिया जो सिस्टम है उसके डैमेज होने की वजह से यहाँ पर एबनॉर्मल पर्पसलेस इनवॉल्यूंटरी, राइट, एबनॉर्मल पर्पसलेस इनवॉल्यूंटरी लिम्स मूवमेंट होगा। क्या होगा, इनवॉल्यूंटरी, मतलब कि ये ऐसा लिम्स मूवमेंट हो जाएगा जैसे हाथ पैरों का पर्पसलेस हिलाना, टिक डिसऑर्डर जैसा हो जाएगा, जर्की मूवमेंट होगा। वो किस कारण से हो रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर बेसल गैंग्लिया के डैमेज होने से। और क्यों हुआ है, ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी ने डैमेज किया है, राइट। इसी तरीके से यदि यही एंटीबॉडी हमारे हार्ट के अंदर अफेक्ट करे तो किस तरह से करता है। ये हो गया हार्ट, हो गया हार्ट के एंडोकार्डियम जो है जहाँ पे वाल है, तो वॉल्व को ये क्या करेगा, डैमेज करेगा। और यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ के नाम से यहाँ पर कंडीशन बनती है। यदि ये एंटीबॉडी, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ जो हैं, राइट, किस तरह के एंटीबॉडीज़ हैं, ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी है। ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी हमारे स्किन पर डैमेज करें, राइट, किस पर डैमेज करें, स्किन पर। तो स्किन के ऊपर जैसे ये अटैक करते तो स्किन के एंटीजन पर ये अटैक करेंगे, स्किन की सेल्स इन्फ्लेम्ड होंगी और स्किन पर इस तरह के रिंग टाइप के सर्कल पैचेस बनते हैं। और इन पैचेस को हम कहेंगे एरिथमा मार्जिनेटम। क्या कहेंगे, एरिथमा। एरिथमा इज रिलेटेड टू द रेड कलर, राइट, एरिथमा। और मार्जिनेटम क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर्कल टाइप, रिंग टाइप, बीच में जो सेंट्रल स्किन है वो हील हो जाती है और सराउंडिंग रिंग रह जाती है। तो एरिथमा मार्जिनेटम के नाम से ये कंडीशन यहाँ पे बनती है, मार्जिनेटम, राइट। इस तरह से ये जो एंटीबॉडीज़ है इसने स्किन को भी डैमेज कर दिया। यदि यह सबक्यूटेनियस टिश्यू को डैमेज करती है, हमारी सपोज करो यहाँ पर ये स्किन है, राइट, सपोज करो ये स्किन है और स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू है, राइट। तो ये स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, अब ये जो एंटीबॉडी है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी,
ये अटैक करेगा सबक्यूटेनियस टिश्यू में और यहाँ पर बना देता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल। क्या बनाएगा? सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बनाएगा, राइट, सबक्यूटेनियस नोड्यूल। तो इसने हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया, जिसमें मोटर डिसऑर्डर्स और कोरिया जैसे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया था, इनवॉल्यूंटरी पर्पसलेस जो लिम्स का मूवमेंट होता है, पर्सन जो हाथ पैर हिलाता रहता है पर्पसलेस, वो बेसल गैंग्लिया के डैमेज होने से हिला रहा है और उस कंडीशन को अपन कहते हैं कोरिया। तो नर्वस सिस्टम को डैमेज करने से कोरिया बना है। हार्ट के वाल्व को डैमेज करने से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हुआ है। स्किन को डैमेज करने से एरिथमा मार्जिनेटम नाम के पैचेस बन गए हैं, लीजन्स बन गए हैं। क्यूटेनियस को डैमेज करने से ये क्या बन गया है यहाँ पर? सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बन गए, राइट, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बन गए। और इसके बाद एक कंडीशन जो बनती है अपने जो इस सिस्टम से रिलेटेड जो कंडीशन है वो है आपकी मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड जो कंडीशन बनती है, स्केलेटल से रिलेटेड, तो ये बोन है और बोन के बीच में यहाँ पर जो साइनोवियल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को यदि डैमेज करती है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के डैमेज होने से ये बोन तक डैमेज जाता है और उस कारण से बोन्स का जो जॉइंट है उसमें क्या आ जाएगा? जॉइंट्स के अंदर पेन आएगा, स्वेलिंग आएगी, रेडनेस आएगा, पेन आएगा, स्वेलिंग आएगी, रेडनेस आएगी। इस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। और यदि बीच में यदि कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम जानेंगे, किस नाम से जानेंगे? ऑस्टियोइड अर्थराइटिस के नाम से जानेंगे। यदि कार्टिलेज डैमेज होता है तो ऑस्टियोइड अर्थराइटिस, और साइनोवियल मेम्ब्रेन के डैमेज होने, स्पेशली एबनॉर्मल एंटीबॉडी के कारण से साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होती है और बोन तक डैमेज जाता है, तो इसको हम कहेंगे ऑस्टियोइड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और यदि कार्टिलेज डैमेज होता है तो इसको हम कहेंगे ऑस्टियोइड अर्थराइटिस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अभी तक आपको मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है और ऑस्टियोइड अर्थराइटिस क्या है। अब हम यह देखते हैं पीपीटी को, राइट, स्लाइडिंग को देखते हैं। तो अर्थराइटिस की क्लास अब से शुरू करते हैं। माई सेल्फ पीयूष कुमार जैन, और अब हम जो देखेंगे विथ नोट्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया, ऑस्टियोइड अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब पेनस फॉर्मेशन क्या है? तो पेनस फॉर्मेशन वही है कि आपका जो ये रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स मैं कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मेशन होता है, राइट, होल फॉर्मेशन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन्स के बीच में, तो जिसको हम क्या कहेंगे? साइनोवियल पेनस फॉर्मेशन। पोरस फॉर्मेशन होता है और बोन डैमेज होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अर्थराइटिस, व्हाट इज द अर्थराइटिस? तो मैं एक बार बताना चाहूँगा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक, धीरे धीरे होने वाली डिसऑर्डर है दैट कैन अफेक्ट मोर जस्ट जॉइंट्स। In some peoples, the condition can damage a wide variety of body system. ये wide variety of body system को डैमेज करता है। ये स्किन को भी डैमेज कर सकता है, सबक्यूटेनियस को डैमेज करेगा, बेसल गैंग्लिया ऑफ द नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करेगा, राइट। ये आपके क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस को डैमेज करेगा, स्किन को डैमेज करेगा, हार्ट के वाल्व को डैमेज कर सकता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, राइट। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? मल्टी सिस्टम, इंक्लूडिंग द स्किन, आइज, लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इन चीज़ों को ये डैमेज करता है और रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन का है, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस अकर्स व्हेन इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स योर ओन बॉडी टिश्यू। ये हमारे खुद की ओन बॉडी टिश्यू को ही मिस्टेकनली अटैक करता है, चाहे वो साइनोवियल मेम्ब्रेन हो या फिर कार्टिलेज हो या फिर स्किन के एंटीजन्स हो या सबक्यूटेनियस टिश्यू हो या हार्ट की वाल्व हो या फिर नर्वस सिस्टम का बेसल गैंग्लिया हो। ये यदि एबनॉर्मल एंटीबॉडी है, एक्सेसिव ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी है, यदि इन चीज़ों को डैमेज करता है, ये पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम शो करता है। नेक्स्ट है, अनलाइक टू वियर एंड टियर डैमेज ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता। रूमेटॉइड अर्थराइटिस अफेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ योर जॉइंट्स causing painful swelling that can eventually results in bone erosion and joint deformities। तो यहाँ पर
डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी है वो जॉइंट्स को अफेक्ट तो करता है, जिसके अंदर पेनफुल और स्वेलिंग जैसी कंडीशंस बनती है, और ये बोन के इरोजन्स को भी करता है और बोन्स के अंदर डिफॉर्मिटीज भी आती है। मीन्स दो बोन्स मिलकर जब आपस में जॉइंट बनाते हैं और उन जॉइंट वाला जो जंक्शन है वहाँ पर यदि बोन्स का डैमेज हो जाए तो वो जॉइंट एबनॉर्मली कर्व्ड हो जाएगा, और उस कारण से बोन्स जॉइंट डिफॉर्मिटी, पैर जो हैं या फिंगर्स जो हैं, आपने देखे होंगे अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के जो नी जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, थोड़े से कर्व्ड दिखेंगे या बोन कर्व्ड दिखेगी, या फिंगर्स के जो जॉइंट है वो थोड़े से प्रोमिनेटेड दिखेंगे, कर्व्ड दिखेंगे, एबनॉर्मल डिफॉर्मिटी दिखेगी आपको, राइट। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है। इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पॉइंट है, द इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विद द रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज what can damage other part of the body as well as, while new type of medication have improved treatment opinions dramatically, severe rheumatoid arthritis can still cause physical disabilities। इस पूरे सेंटेंस का मतलब यही है कि इन्फ्लामेशन वो डिपेंड करता है कौन से एरिया का इन्फ्लामेशन है, और उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, और उससे ही रिलेटेड इसका मैनेजमेंट रहता है, और ये साइट पर डिपेंड करता है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। अर्थराइटिस इज डिफाइंड एज, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डेफिनेशन। अर्थराइटिस डिफाइंड एज एक्यूट और क्रॉनिक जॉइंट इन्फ्लामेशन। अर्थराइटिस जो है वो एक्यूट या क्रॉनिक जॉइंट इन्फ्लामेशन है। ये जॉइंट का इन्फ्लामेशन है, लेकिन इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हुआ है? एबनॉर्मल जो एंटीबॉडीज थे उनके बनने से और उनका जॉइंट पर अटैक करने से जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है। यदि ये अटैक धीरे धीरे हो तो क्रॉनिक है, और सडनली अटैक हो जाए, सडनली इम्यून बूस्ट मिले और इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम एक्यूट कहते हैं। तो ये दो रूप में हो सकता है, एक्यूट या क्रॉनिक जॉइंट इन्फ्लामेशन है। कौन? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इट एट्रीब्यूट्स to wide variety of the symptoms that includes pain, stiffness, decreased range of the motion and joint deformities। इसके अंदर क्या क्या होता है? पहला पेन होता है, राइट, दूसरा स्टिफनेस होता है, तीसरा डिक्रीज्ड रेंज ऑफ द मोशन। आप हैंड्स को, लेग्स को जितना स्ट्रेंथ से घुमा सकते हो, जितने डिग्री एंगल पर मोशन कर सकते हो, उसमें लिमिटेशंस आ जाती है। फ्री मूवमेंट्स नहीं कर पाते हाथ के, तो हमारी मोशन की करने की जो रेंज है वो कम पड़ जाती है, हम ज़्यादा रेंज में मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं यदि अर्थराइटिस है तो। एंड जॉइंट्स डिफॉर्मिटीज, और जॉइंट्स जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े दिखेंगे, एबनॉर्मल दिखेंगे, इनएबिलिटी टू मूवमेंट होंगे। यदि आप मूवमेंट करते हैं तो जॉइंट्स पेन होगा, सीवियर पेन होगा, राइट। ये सारी चीज़ें हमने इसको डेफिनेशन में कंपाइल कर लिया है। नेक्स्ट लेते हैं, टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो टाइप्स, ये सारे टाइप्स हो सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले कंफर्म करवा दिया है। कार्टिलेज डैमेज होता है स्पेशली किसके अंदर? ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, बोन को इरोड करते हैं। चाइल्डहुड अर्थराइटिस में क्या होता है कि चाइल्ड एज के अंदर पर्टिकुलर एज फैक्टर के कारण से यहाँ पर अक्सर जॉइंट्स के अंदर पेन होता है और बोन पेन स्टार्टिंग हो जाता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम अर्थराइटिस कहते हैं। डिटेल हम अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और स्पॉन्डिलोलर अर्थराइटिस, ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस एंड गाउट। तो ये क्या चीज़ें हम डिटेल सारी देख रहे हैं। अब हम लेते हैं फर्स्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस का टाइप है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप है। तो हम यहाँ पर मोस्ट कॉमन पर अंडरलाइन कर लेते हैं। सम पीपल कैन इट डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। ये जॉइंट्स का डीजेनरेशन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? एक तरह से जॉइंट्स का डीजेनरेशन है। जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज है उनका डीजेनरेशन होने की वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। और वियर एंड टीयर अर्थराइटिस, राइट। वियर एंड टीयर का मतलब यह है कि जो टिश्यू है उसके अंदर टेयरिंग होती है और जो वहाँ का फ्लूइड है वो बाहर निकलता है। इट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन हैंड्स, हिप्स एंड नीज। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मोस्ट कॉमन साइट कौन कौन सी है? हैंड्स, हाथ के अंदर जो फिंगर्स है वहाँ के नोड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो जॉइंट्स है वहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। हिप्स के अंदर हिप जॉइंट का जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, पेनफुल होगा या स्टिफनेस आ जाएगी। और नीज के अंदर भी पेनफुल मूवमेंट होगा, स्टिफनेस आ जाएगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। किसके अंदर? ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर।
नेक्स्ट हेडिंग है नेक्स्ट अपने जो टाइप रहता है वो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस का बता दिया था, वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो स्पेशली क्या है, ऑटो इम्यून और इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, जिसके अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी की हेल्दी सेल्स जो हैं उनको अटैक करती है। स्पेशली ये कहाँ अटैक करती है, जॉइंट्स के अंदर, बोन्स के अंदर। जब अर्थराइटिस की बात आती है तो ये जॉइंट्स के अंदर अटैक कर रही है। जॉइंट्स के अंदर कहाँ पर, साइनोवियल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलर कार्टिलेज, और धीरे धीरे डैमेज होंगे, बोन्स भी यहाँ पर इसमें डैमेज हो जाती है और पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, और इसके अंदर जो मूवमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा, स्टिफनेस आएगी। नेक्स्ट है चाइल्डहुड अर्थराइटिस। इस अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि एक स्पेशली चाइल्डहुड की जो एज रहती है वहीं उसी समय जो अर्थराइटिस होता है वो एज के रिस्क फैक्टर होने की वजह से होता है, और उस पर्टिकुलर अर्थराइटिस को अपन जुवेनाइल अर्थराइटिस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया मीन्स यदि बॉडी, कंप्लीट बॉडी के अंदर, ये जनरल वीकनेस है, एक तरह से जनरल वीकनेस है, राइट। मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके बता दे रहा हूँ कि ये क्या होता है, वाइड स्प्रेड पेन है, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होने वाला है। स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर जो जितने भी जोड्स हैं, ऑल जनरलाइज्ड जितने भी बॉडी के जोड्स जॉइंट्स हैं वहाँ पेन होगा, फटीग होगा, इमोशनल और मेंटल डिस्ट्रेस इसमें आता है। किसके अंदर, फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर। नेक्स्ट है गाउट। ये गाउट भी एक तरह का क्या है, अर्थराइटिस से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, जिसको अपन कहते हैं हाइपर यूरिसेमिया। हाइपर यूरिसेमिया में क्या होता है, यूरिक एसिड एक्स्ट्रा होता है जो कि ब्लड के अंदर होता है, और ये धीरे धीरे जॉइंट्स में जब ऑक्यूमुलेट होने लगता है तो जॉइंट्स का मूवमेंट फ्री नहीं हो पाता है, और वहाँ पर जॉइंट्स पेन स्टार्टिंग हो जाता है, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से गाउट के अंदर भी अर्थराइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लेते हैं रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो पहला है जेंडर। फर्स्ट रिस्क फैक्टर है जेंडर। वुमेन आर द मोस्ट लाइकली रेदर देन द मेन टू डेवलप रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर वुमेन्स जो है उसके अंदर कैल्शियम की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। जो वुमेन्स रहती हैं, जैसे कि 55 प्लस एज वाली जो वुमेन्स रहती है, उन वुमेन्स के अंदर एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से, किसकी कमी होने की वजह से, एस्ट्रोजन की कमी की होने, क्योंकि वो मेनोपॉज की कंडीशन में रहती है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कैल्शियम का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस और ये अर्थराइटिस जैसी कंडीशंस मोर कॉमन हो जाती है, ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर फीमेल का होना यहाँ पर ज़्यादा रिस्की है कि उसे अर्थराइटिस हो जाए। सेकेंड है एज में क्या होता है कि एज रिलेटेड फैक्टर्स के कारण की वजह से, एज रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से जॉइंट्स जो है उसके अंदर डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, और उसी कारण एज भी एक क्या है, रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है फैमिली मेंबर। फैमिली हिस्ट्री यदि अर्थराइटिस की है तो जो भी आने वाले उनके हैं जनरेशन्स हैं, उन जनरेशन्स के अंदर भी अर्थराइटिस होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जीन के अंदर डिफेक्ट आता है। यदि जीन डिफेक्टेड नहीं है तो हमारे बोन्स के अंदर जो भी डीजनरेशन हो रहा है उसको वापस रिकवरी हो जाती है। लेकिन जीन डिफेक्टेड है तो यहाँ पर बोन्स के बीच में जो रिकवरी होनी चाहिए, हीलिंग होनी चाहिए, जितना भी ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी जो भी चीज़ें डैमेज कर रही है वो चीज़ें वापस सेम रेशो में, सेम स्पीड में रीहील नहीं हो पाती है। इस कारण से यहाँ पर डैमेज बना रहता है और अर्थराइटिस होता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री, मीन्स इसको अपन जेनेटिक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग और जितने भी एडिक्शन हैं, स्मोकिंग हो गया, चाहे वो ट्यूबेको हो गया, स्मोकिंग हो गया, राइट। तो वहाँ जो पर्टिकुलर निकोटिन जिसको अपन कहते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स, वो हमारे डैमेज्ड टिश्यू को रीहील करने में हेल्प करते हैं। तो मैं एक बार इसको स्टडी रीड आउट कर ले रहा हूँ आपके सामने कि सिगरेट स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क डेवलपिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस। सिगरेट स्मोकिंग करने से रूमेटॉइड अर्थराइटिस की रिस्क बढ़ जाती है। स्मोकिंग आल्सो अपीयर्स टू बी एसोसिएटेड विद द ग्रेटर डिजीज सीवियरिटी। ठीक है, मीन्स एक रिसर्च से भी पता चला है कि जो सीवियर कंडीशंस के केसेस थे उसके अंदर
स्मोकिंग की हिस्ट्री ज़्यादा देखने को मिली है। नेक्स्ट है एक्सेस वेट, वेट का ज़्यादा होना, ओबेस पर्सन है उसके अंदर भी अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें थी रिस्क फैक्टर्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि सपोज करो जैसे आपका ये बोन है, राइट, और बोन के अंदर जो साइनोवियल, बोन के सराउंडिंग में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इरोजन होना शुरू हुआ, राइट, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ, इरोजन होना शुरू हुआ। तो सपोज करो कि यहाँ पे ये इरोजन हो गया, साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई और अब धीरे धीरे बोन को डैमेज जाएगा। तो इस समय यहाँ पर क्या होता है, पेन होता है, स्वेलिंग बढ़ती है, इन्फ्लामेटरी साइन एंड सिम्टम्स जितने हैं वो देखने को मिलेंगे, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, वार्म हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने के कारण से फ्लूइड वार्म अपीयरेंस शो करेगा, वार्मनेस शो करता है, और स्वेलन जॉइंट हो जाएगा, जॉइंट सूजा हुआ, बड़ा, रेडनेस, टेंडरनेस और जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट जो है वो कंप्लीटली कंफर्टेबली वो मूवमेंट इसमें नहीं हो पाता है, जिसको हम स्टिफनेस कहते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फटीग, फीवर और लॉस ऑफ एपेटाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी सिम्टम्स के अंदर, अर्ली सिम्टम्स के अंदर। स्टिफनेस कैसी होती है, स्टिफनेस की क्वालिटी क्या रहती है, स्टिफनेस इंक्रीज आफ्टर द रेस्टिंग पीरियड आल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टिफनेस। रेस्ट के टाइम स्टिफनेस बढ़ जाती है, तो इसको अपन, राइट, रेस्ट के टाइम स्टिफनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि कंप्लीटली फुल नाइट यदि पर्सन स्लीपिंग कंडीशन में है, मूवमेंट्स लेस है और वो सडनली मॉर्निंग के अंदर देखता है तो उसके अंदर स्टिफनेस, हाथ पैरों में जकड़न बढ़ जाएगी। तो उस पर्टिकुलर स्टिफनेस को अपन कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। तो मॉर्निंग स्टिफनेस इज अ साइन ऑफ अर्थराइटिस। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा है कि जो स्टिफनेस रहती है वो 30 मिनट से कम टाइम के लिए रहती है, राइट, 30 मिनट से ज़्यादा तक नहीं रहती, क्योंकि 30 मिनट तक हम जैसे मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्टिफनेस वापस हो जाती है, इसके बाद रिकवर हो जाती है। नेक्स्ट, लो ग्रेड फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड वेट लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेट सिम्टम्स, एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, सॉरी, ये जो स्टिफनेस मैं आपको बता रहा हूँ, स्टिफनेस जो है ये मोर देन 30 सेकेंड रहेगी, ठीक है, ये क्या रहेगी, मोर देन 30 सेकेंड, ये आधे घंटे से ज़्यादा स्टिफनेस बनी रहती है, तो इसको अपन मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं, जो अर्थराइटिस के अंदर होती है। लंबे समय तक रेस्ट के बाद यदि स्टिफनेस बनी रहती है, आधे घंटे से ज़्यादा बनी रहती है, मोर देन 30 मिनट्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं, जो कि अर्थराइटिस के अंदर देखने को मिलता है। तो आप एक बार इसको यहाँ पर करेक्शन कर लेना, मोर देन 30 मिनट्स, ये इसकी क्वालिटी है किसकी, स्टिफनेस की, कौन सी कंडीशन में, अर्थराइटिस की कंडीशन में। नेक्स्ट इसके अंदर है कि लो ग्रेड फीवर, एनोरेक्सिया, नोशिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा और वेट लॉस देखने को मिलेगा। लेट सिम्टम के अंदर क्या है, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये लेट सिम्टम में रहेगा। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है आप सभी जानते हो, लैक ऑफ द कैल्शियम की वजह से पोरस फॉर्मेशन इन द बोन्स, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना रहती है लेट सिम्टम के अंदर, या कॉम्प्लिकेशन में भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे कि गाउट है जो कि यूरिक एसिड के ऑक्यूमुलेशन होने की वजह से फिंगर्स में आपको देखने को मिल रहा है गाउट, राइट, ये पर्टिकुलर एक गाउट कंडीशन है जिसके अंदर हाइपर यूरिसेमिया हो जाता है और बोन्स के अंदर भी अर्थराइटिस के सिम्टम देखने को मिलते हैं। सेकंड है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि स्पेशली कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से है। इसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन का ऑटो इम्यून डिजीज के कारण डैमेज से होता है। और सोरियाटिक अर्थराइटिस में क्या होता है कि सोरियासिस हुआ है किसी कंडीशन में, पर्सन को पहले कभी सोरियासिस हुआ है और एबनॉर्मल ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी जो है वो स्किन को डैमेज करने लग जाए, रैशेस बन जाएं, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन सोरियाटिक अर्थराइटिस कहलाती है। आगे बढ़ेंगे, ये एक इमेज है जिसके अंदर आपको बोन्स, फिंगर्स की जो बोन्स हैं, इन बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स हैं, राइट, ये जॉइंट्स जो है आपको डिफॉर्म्ड दिख रहे हैं, मीन्स फिंगर्स टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है।
तो जॉइंट्स जो है उसमें सूजन तो देखने को मिलेगी, लेकिन साथ में फिंगर्स टेढ़ी मेढ़ी हो रही। तो इस तरह से ये प्राइमरी सिम्टम्स है। जैसे डिजीज प्रोग्रेस होती जाएगी, आपके लेग्स में, नी जॉइंट्स में, हिप जॉइंट्स में भी डिफॉर्मिटीज़ आती जाती है, जो हम पॉलीआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक ये है जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि डायग्राम के अंदर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो हमारे अर्थराइटिस है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी साइड को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेक को अफेक्ट करती है। नेक की जो सर्वाइकल्स बोन्स हैं, राइट, और उनके बीच में ये इन्फ्लामेशन होता है और नेक पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। सेकेंडली ये जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स जॉइंट जो है वहाँ पर भी डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन हो जाएगा, राइट, रेंज ऑफ मोशन कम पड़ जाएगा। एल्बो जॉइंट के अंदर पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा। इसके बाद रिस्ट जॉइंट हो गया, फिंगर्स के सारे जॉइंट्स हो गए, सारे डिजिट्स के बीच की जॉइंट्स हो गई। बेस ऑफ द स्पाइन, पीछे बैक साइड में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो बेस है, कोक्सिक्स, लंबर और सेक्रम जो भी बोन्स है वहाँ पर पेन देखने को मिलेगा, और नी के अंदर पेन्स देखने को मिलेगा, और टोज के सारे जॉइंट्स हैं और एंकल जॉइंट है, यहाँ पर भी रेडनेस, स्वेलिंग और पेन देखने को मिलेंगे। तो अर्थराइटिस पेशेंट का ये एक इमेज था कि यहाँ पर सारे सिम्टम्स देखने को मिले, तो इसका यही डाउट हम कर सकते हैं कि मल्टी सिस्टम अफेक्टेड है और जॉइंट्स, स्पेशली जॉइंट्स को इसने अफेक्ट किया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, कहाँ ये अफेक्ट करता है। स्किन के अंदर, आइज़ में, लंग्स में, हार्ट्स में, किडनीज, सलाइवरी ग्लैंड्स, नर्वस टिश्यू, बोन मेरो एंड ब्लड वेसल्स। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी को देखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटीजन टू द टी सेल। जैसे ही टी सेल हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ही एंटीजन आता है तो हमारी टी सेल्स क्या करती हैं, टी सेल और बी सेल का प्रोलिफरेशन करवाती है। क्या करवाती है, टी सेल और बी सेल का प्रोलिफरेशन करवाती है। तो पहले तो बॉडी के अंदर एंटीजन आया, उसने क्या किया, टी सेल बी सेल को प्रोलिफरेट किया। उससे टी सेल और बी सेल के प्रोलिफरेशन से फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ये आते हैं, स्वेलिंग इन द स्मॉल जॉइंट्स एसोसिएटेड विद द पेन, स्टिफनेस एंड फटीग। ये इसके अंदर स्टिफनेस आएगी, सिम्टम्स आएंगे। सेकेंड, फिर इसके बाद क्या होगा कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जॉइंट्स के आसपास टी सेल और बी सेल का प्रोलिफरेशन हुआ है, तो वहाँ पर एंजियोजेनेसिस इन साइनोवियल लाइनिंग होगा। हमारे जो जॉइंट है उस जॉइंट पर एक्स्ट्रा कैपिलरीज का बनना, एंजियोजेनेसिस, एक्स्ट्रा कैपिलरीज का बनना, फ्लूइड एक्यूमुलेशन का होना, ये चीज़ें होती है। उस कारण से स्वेलिंग होती है, पेन होता है, स्टिफनेस होती है और फटीग होती है। धीरे धीरे जब ये कंडीशन बढ़ती है तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रोफिल एक्यूमुलेशन हो जाता है। न्यूट्रोफिल एक्यूमुलेशन होने के कारण अभी तो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रोफिल एक्यूमुलेशन है और कार्टिलेज इन्वेजन यहाँ पे अभी नहीं हुआ है। कार्टिलेज कोई डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूट्रिशन एक्यूमुलेशन हुआ है। किसके अंदर, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, और सेल्फ प्रोलिफरेशन हुआ है। तो साइनोवियल फ्लूइड में न्यूट्रोफिल्स का एक्यूमुलेशन होने से वार्म, स्वेलन, इफ्यूजन, पेन एंड डिक्रीज्ड मोशन विद द पॉसिबल रूमेटॉइड नोड्यूल्स, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स का धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, और साइनोवियल जॉइंट का इन्फ्लामेशन साइनोवाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो साइनोवाइटिस होते ही यहाँ पर अर्ली पेनस इन्वेजन होगा। अब यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या हुआ, पेनस फॉर्मेशन हुआ, पोर्स बनना और डैमेज होना शुरू हो गया। कॉन्ड्रोसाइट एक्टिवेशन हो, कॉन्ड्रोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगी, और कॉन्ड्रोसाइट का काम क्या है, कार्टिलेज को डीजनरेट करना। तो यहाँ पर कार्टिलेज का डीजनरेशन शुरू हो जाता है, और उस कारण से क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज्ड सीवियरिटी ऑफ फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, साइनोवाइटिस होने के बाद सब कॉन्ड्रल बोन्स इरोजन और पेनस इन्वेजन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज कंप्लीटली डैमेज होगा धीरे धीरे, और लिगामेंट्स भी यहाँ पे कमज़ोर हो जाएंगे, राइट, और इनकी एक्टिविटी लो हो जाएगी। लास्ट में इसी कारण से जो साइन एंड सिम्टम आएंगे वो क्या आएंगे, जॉइंट इनस्टेबिलिटी, जॉइंट एक जगह टिक नहीं पाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी,
राइट। कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाएंगे और डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन हो जाएगा और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन, इसमें मल्टी सिस्टम कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। हाथ पैर के अंदर पैर, अपर लिम्स, लोअर लिम्स पेन, लो बैक पेन, ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। कैसे हम चेक करेंगे? तो पहला हम लेंगे हिस्ट्री टेकिंग। ये हिस्ट्री चेक करेंगे कि जेनेटिक हिस्ट्री तो नहीं है उसकी। फिजिकल हिस्ट्री चेकअप में हम ये देखेंगे कि स्टीफनेस तो नहीं है। एक्सरे के अंदर हमको बोन डिफॉर्मिटी, अलाइनमेंट्स, बोन का अलाइनमेंट्स या बोन डैमेज, ये सारा हमको एक्सरे में देखने को मिलेगा। ब्लड टेस्ट के अंदर हम आरएफ फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर को चेक करते हैं, एंटीबॉडीज और रूमेटॉइड। तो हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या किया? फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा कि स्टिफनेस तो नहीं है, राइट। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखा? स्टिफनेस तो नहीं है, हाथ पैरों में दर्द तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में करते हैं। सेकेंडली, ये मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हम क्या देख रहे हैं? तो मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हम पहले की कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है, राइट। ऐसे ड्रग्स तो नहीं चल रहे जो कि ऑटो इम्यून फंक्शन को बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हों, राइट। उन मेडिसिन को हमको ऑब्जर्व करना है। इसके बाद बॉडी के अंदर रूमेटॉइड फैक्टर तो नहीं है, राइट। रूमेटॉइड फैक्टर जो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं उसके अंदर आरएफ फैक्टर, इसकी डिटेल अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और एक्सरे के अंदर बोन डिफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल देखेंगे। ब्लड टेस्ट में हम क्या क्या देखते हैं? रूमेटॉइड फैक्टर इज एन ऑटो एंटीबॉडी दैट कैन हेल्प द डायग्नोस इन्फ्लामेटरी डिजीज। ब्लड के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि आरएफ फैक्टर प्रेजेंट तो नहीं है। तो यहाँ पर आरएफ लेवल क्या होना चाहिए? यदि किसी पर्सन के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस प्रेजेंट है लेकिन ब्लड के अंदर आरएफ लेवल नॉर्मल दिख रहा है तो उसको अपन सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस कहते हैं, क्योंकि अर्थराइटिस तो है लेकिन उसके सीरम के अंदर आरएफ फैक्टर लेवल से कम मिल रहे हैं, नॉर्मल रेंज में मिल रहे हैं, राइट। तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस के नाम से वो कंडीशन जानी जाती है। तो ये मैं इसीलिए यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ। इस सेंटेंस का वही मतलब है कि यदि ब्लड के अंदर तो नेगेटिव है फिर भी अर्थराइटिस है तो सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस हो जाता है। एक्सरे में हमको देखने को मिलेगा डिफॉर्मिटीज़ क्या है। बोन्स के जितने भी एंड्स आप देख रहे हैं वो एंड्स क्या हो गए? स्वेलन हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो जॉइंट्स सारे क्या हो गए? एनलार्ज हो गए। ये एक्सरे में देखने को मिलेगा। रूमेटॉइड फैक्टर क्या है? तो रूमेटॉइड फैक्टर इज एन इम्यून सिस्टम प्रोटीन। ये इम्यून सिस्टम के द्वारा बनने वाला एक प्रोटीन है जो कि हेल्दी सेल्स को अटैक करता है। हाई लेवल का यदि आरएफ रहता है तो ये ऑटो इम्यून की कंडीशन को इंडिकेट करता है। और सच एज द रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है? आरएफ लेवल क्या होता है? हाई हो जाता है। आरएफ लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और क्या इंडिकेट करता है? ये ऑटो इम्यून कंडीशन प्रेजेंट है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल रेंज उसकी रहती है लेस देन 14 इंटरनेशनल यूनिट पर ml रहती है। यदि इससे ज़्यादा रहती है तो वो ऑटो इम्यून की इंडिकेशन करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसके अंदर जो हमारा आरएफ फैक्टर है, आरएफ टाइटर जो है वो 14 से कम आना चाहिए। यदि 14 to 79 के बीच में है तो वीकली रिएक्टिव के नाम से ये कंडीशन जानी जाती है। और यदि मोर देन 80 इंटरनेशनल यूनिट पर ml यदि इसकी मात्रा है आरएफ की तो वो रिएक्टिव के नाम से जानी जाती है। दो कंडीशन इसमें रहती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अर्थ्रोसेंटेसिस। अर्थ्रोसेंटेसिस मीन्स आपका जो साइनोवियल पाउच है उसमें से साइनोवियल फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाएगा लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, तो उसे हम अर्थ्रोसेंटेसिस कहते हैं। और साइनोवियल फ्लूइड को रिमूव कर रहे तो साइनेक्टोमी कहला जाएगा, जो कि सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मेडिकेशंस। क्या क्या मेडिसिन देंगे? तो नॉन इन्फ्लामेटरी जो अर्थराइटिस है उसके अंदर हम क्या क्या मेडिसिन देते हैं? तो पेन रिड्यूसिंग मेडिसिन हम देते हैं। और यहाँ पर वेट लॉस करने को कहते हैं, ओवर वेट को अवॉइड करते हैं, ये ध्यान रखना है। इन्फ्लामेटरी टाइप यदि है अर्थराइटिस का तो उसके अंदर हम एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, राइट। इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं जो कि ये लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म DMARDS है, जिसका फुल फॉर्म क्या है कि ड्रग मेडिएटेड एंटी
रूमेटॉइड डिजीज़, जो कि अभी डिजीज़ मॉडिफाइंग, इसका मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स एजेंट हम देते हैं। क्या क्या देते हैं ये आगे हम देखते हैं। मेडिकेशन विल बी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द अर्थराइटिस। यहाँ पर फर्स्ट हम जो मेडिसिन देते हैं वो पेन के लिए देते हैं, जो कि एनाल्जेसिक्स, और एनाल्जेसिक के अंदर हम स्पेशली एसिटामिनोफिन देंगे, राइट, एसिटामिनोफिन देंगे। और दूसरा हम देते हैं ट्रेमेडोल के नाम से। ये हमारे पास 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। नार्कोटिक्स के अंदर हम देते हैं परकोसेट, ऑक्सीटोसिन, हाइड्रोकोडोन के नाम से, विस्कोडिन या लोराटेप के नाम से हम नार्कोटिक्स देते हैं पेन रिड्यूस के लिए। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर हम क्या देते हैं, इबुप्रोफेन, आइब्रूफेन के नाम से जानते हैं, और नेप्रोक्सेन सोडियम के नाम से हम ड्रग्स इसके अंदर देते हैं। स्लाइड पे जो चीज़ें दिख रही है वही आपके लिए नोट्स हैं, राइट, इसीलिए मैंने सारा स्लाइड पे ही ले लिया है मैटर। अब नेक्स्ट स्लाइड अपनी है काउंटर इरिटेंट्स। ये जो है इसके एग्जाम्पल है मेथोल, 1 सेकेंड, कैप्साइसिन, मेंथल, कैप्साइसिन, ये इनग्रेडिएंट है जो कि आप जैसे अर्थराइटिस के पेन को कम करने के लिए हॉट एप्लीकेशन ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर ये हॉट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए दिए जाते हैं। और दूसरा जो रबिंग के कारण से पेनफुल कंडीशन है उसके लिए भी ये ड्रग्स दिए जाते हैं। रबिंग दीज ऑन द स्किन ओवर अ पेनफुल जॉइंट कैन मॉड्यूलेट द पेन सिंगल फ्रॉम द जॉइंट एंड लेसन द पेन, पेन को कम करेंगे। वेरियस क्रीम्स जो हैं वो भी रहते हैं जो कि स्किन पर रब करने के रहते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स के अंदर क्या क्या दे देंगे मेडिसिन, तो मेथोट्रेक्सेट जो है वो DM ARDS के नाम की कैटेगरी में ही आता है, और हाइड्रोक्लोरोक्विन भी जो DM ARDS के नाम से अवेलेबल है। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बने हैं, तो इम्यून सिस्टम को हम कंप्लीटली किल तो नहीं कर सकते हैं, उसको सप्रेस कर सकते, तो इम्यून सप्रेसिंग एजेंट यहाँ पर दे सकते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ ना बनाए। घर पर पेशेंट को क्या क्या एजुकेशन देना है, तो फर्स्ट पॉइंट है रोम एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ठीक है, कंप्लीटली फ्री मूवमेंट कराने के लिए रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज करवाना, जिसको हम फिजियोथेरेपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अप्लाई हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, ज़रूरत पड़ने पर हॉट या कोल्ड एप्लीकेशन हम अप्लाई करते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद पैराफिन जो है ये वार्मनेस अफेक्ट देता है जॉइंट को, इससे भी पेन कम होता है। एवॉइड द वेट बियर एक्सरसाइज, ज़्यादा हैवी वेट वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। स्मॉल पिलो का यूज़ करना है, स्ट्रेट चेयर का यूज़ करना है, चेयर सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी कर्व्ड वाली नहीं होनी चाहिए। वेट रिडक्शन एक्सरसाइज करना है, वेट रिडक्शन, वेट को कम करने वाली एक्सरसाइज करना है, लेकिन ओवर वेट लिफ्टिंग वगैरह एक्सरसाइज नहीं करनी है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, तो साइनोवेक्टोमी के अंदर रिमूवल ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड, अर्थ्रोप्लास्टी के अंदर जॉइंट्स का जो भी डैमेज हुआ उसको रिपेयर करेंगे, और अर्थ्रोडेसिस के अंदर क्या होगा, रेफर्स द फ्यूजन ऑफ द 2 और मोर बोन्स इन अ जॉइंट, 2 या 2 से ज़्यादा जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर यदि ऐसा है तो यहाँ पर क्या करते हैं, कार्टिलेज को रिमूव किया जाता है। एंड बोन एंड आर कट ऑफ एंड 2 एंड्स आर फ्यूज्ड इनटू 1 सॉलिड बोन विथ मेटल इंटरनल फिक्सेशन। तो अर्थ्रोडेसिस का मतलब सीधा सा यही है कि ये बोन है, ये दूसरी बोन है, 2 बोन के बीच में यदि कार्टिलेज डैमेज हुआ है तो वहाँ पर आर्टिफिशियली हम 2 बोन के बीच में आर्टिफिशियल जॉइंट को जो इम्प्लांट करते हैं, मेटल फिक्सेशन करते हैं, मेटल बॉडी जिसको अपन इम्प्लांट बोलते हैं, है ना, उसी को अपन ये उसी प्रोसीजर का नाम क्या है,
अर्थ्रोडेसिस। तो आपने देखा होगा नी जॉइंट्स के अंदर आर्टिफिशियली मेटल और इंटरनल फिक्सेशन होते हैं, स्क्रू वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको अर्थराइटिस विथ नोट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे चैनल है डियर नर्सिंग स्टाफ नाम से, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट जो भी टॉपिक अपलोड करूँ आपको मिल जाए, राइट। और किसी कारणवश मैं अपने चैनल के अंदर अभी टॉपिक्स कुछ दिनों के लिए मैंने विथ होल्ड पर रखे, लेकिन आप यदि इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्या होगा, जब भी नए टॉपिक्स में अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पिछली क्लासेस जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, अभी मैंने वीडियो रखे हैं, हटाए नहीं हैं। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।